दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10 के 5वें अध्याय का दूसरा पार्ट आज हम लेकर आए हैं, प्रिंट और गरीब जनता। 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थीं, जिसके चलते गरीब लोग भी बाज़ार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। 20वीं सदी के आरंभ में सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे, जिससे किताबों की पहुंच निस्संदेह बढ़ी। ये पुस्तकालय अक्सर शहरों या कस्बों में होते थे या यदाकदा संपन्न गांवों में भी। स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी। 19वीं सदी के अंत से जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तिकाओं और निबंधों में लिखा जाने लगा था। निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फूले ने अपनी गुलामगिरी 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर और मद्रास के E.V. रामास्वामी नायकर ने, जो पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते हैं, जाति पर जोरदार कलम चलाई और उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए। स्थानीय विरोध आंदोलन और संप्रदायों ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्र पत्रिकाएं और गुटके छापे। कारखानों में मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा था और उन्हें अपने तजुर्बों के बारे में ढंग से लिखने की शिक्षा तक नहीं मिली थी। लेकिन कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिख और छाप कर जाति तथा वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। 1935 से 1955 के बीच तो सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर की लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया। बंगलौर के सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाए, जिनकी प्रेरणा उन्हें बम्बई के मिल मजदूरों से मिली थी। समाज सुधारकों ने इन प्रयासों को संरक्षण दिया। उनकी मूल कोशिश यह थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो, साक्षरता आए और उन तक राष्ट्रवाद का संदेश भी यथासंभव पहुँचे। इधर हम देख लेते हैं, ये हैं लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। वे आधुनिक असमिया साहित्य के वरिष्ठ रचनाकार थे। बूढ़ी आइर साधु दादी की कहानियाँ उनकी उल्लेखनीय किताबों में से एक हैं। उन्होंने असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अनु अपुनरदेश ओ मेरी प्यारी भूमि भी लिखा। ये चित्र है यूरोपीय दंपत्ति, 19वीं सदी का काष्ठ चित्र। इस तस्वीर में पारंपरिक मूल्यों का निरूपण है। साहब शराब की बोतल थामे हैं और मेम साहब वायलिन बजा रही हैं। इस चित्र को हम एक भारतीय दंपत्ति सफ़ेद स्याह काष्ठ चित्र, इसमें कलाकार का यह डर जागर होता है कि पश्चिमी हमले से पारिवारिक व्यवस्था उलट पुलट गई है। मर्द वीणा बजा रहा है और औरत हुक्का खींच रही है। 19वीं सदी में महिलाओं की शिक्षा की पहल के बाद पारंपरिक पारिवारिक भूमिकाओं के छिन्न भिन्न हो जाने की आशंका तेज हो गई थी। अगली हेडिंग है प्रिंट और प्रतिबंध। इसके पहले बॉक्स 4 देख लेते हैं। कभी कभी वफादार अखबारों के संपादक खोजना सरकार के लिए मुश्किल हो जाता था। जब 1877 में स्थापित अखबार स्टेट्समैन के संपादक पद के लिए सैंडर्स को बुलाया गया तो उसने पूछा कि आज़ादी खोने के बदले उसे कितने पैसे मिलेंगे। द फ्रेंड ऑफ इंडिया ने सरकारी मदद लेने से इनकार कर दिया कि इससे उसे सरकारी आदेश मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बॉक्स 5 को हम देख लेते हैं। मुद्रित शब्द की ताकत का अंदाज़ा अक्सर सरकार द्वारा उसको नियंत्रित करने की कोशिशों से मिलता है। औपनिवेशिक प्रशासन हमेशा तमाम किताबों और पत्र पत्रिकाओं पर नज़र रखता था। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय रक्षा नियम के तहत 22 अखबारों को जमानत देनी पड़ी थी। इनमें से 18 ने सरकारी आदेश मानने की जगह खुद को बंद कर देना उचित समझा। रॉलेट के अधीन कार्यरत षड्यंत्र समिति ने 1919 में विभिन्न अखबारों के खिलाफ जुर्माना आदि कार्रवाइयों को और सख्त बना दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत पर भारतीय रक्षा अधिनियम पारित किया गया ताकि युद्ध संबंधी विषयों को सेंसर किया जा सके। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी तमाम रपटें इसी के तहत सेंसर होती थीं। अगस्त 1942 में तकरीबन 90 अखबारों का दमन किया गया। प्रिंट और प्रतिबंध।
ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 से पहले का औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं था। मज़ेदार बात तो यह है कि मुद्रित सामग्री को नियंत्रित करने से इसके शुरुआती कदम कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने वाले और कंपनी के हुक्मरानों के काम को कोसने वाले अंग्रेज़ों के खिलाफ उठे। कंपनी को इस बात की चिंता थी कि इन आलोचनाओं का लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे इनके निंदक कहीं भारत पर इनके व्यापारिक एकाधिकार पर हमला न बोल दें। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए और कंपनी ने ब्रितानी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। अंग्रेजी और देसी भाषाओं अंग्रेजी और देसी भाषाओं के अखबार संपादकों द्वारा गुहार और अर्जी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जनरल बेंटिक प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा करने के लिए राजी हो गया। फिर उदारवादी औपनिवेशिक अफसर टॉमस मैकाले ने पहले की आज़ादी को बहाल करते हुए नए कानून बनाए। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। क्रुद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की। ज्यों-ज्यों भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद के समर्थन में मुखर होते गए, त्यों-त्यों औपनिवेशिक सरकार में बड़े कड़े नियंत्रण और के प्रस्ताव पर बहस तेज होने लगी। आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वारनाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया। अब ये सरकार के विभिन्न प्रदेशों से छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नज़र रखनी शुरू कर दी। अगर किसी रपट को बागी करार दिया जाता था तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी और अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त कर लिया जाता था और छपाई की मशीनें छीन ली जाती थीं। लेकिन दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने कोने में बढ़ते फैलते गए। उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन की रिपोर्टिंग और राष्ट्रवादी ताकतों की हौसला अफजाई जारी रखा। राष्ट्रवादी आलोचना को खामोश करने की तमाम कोशिशों का उग्र विरोध हुआ। जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपनी केसरी में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई। नतीजे के तौर पर उन्हें 1908 में कैद कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत भर में व्यापक विरोध हुई। गांधी ने 1922 में कहा था, वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी, सामूहिकता की आज़ादी। भारत सरकार अब जनमत को व्यक्त करने और बनाने के इन 3 ताकतवर औजारों को दबाने की कोशिश कर रही है। स्वराज, खिलाफत की लड़ाई, सबसे पहले तो इन संकटग्रस्त आज़ादियों की लड़ाई है। इस तरह से यह अध्याय समाप्त होता है। हम मिलेंगे नए अध्याय में फिर से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।